डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट डायएटॉमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर, और वी कैन से दैट हम कह सकते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट डायएटॉमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, एंड देन हमने डिटेल में स्टडी किया अबाउट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम डिस्कस करेंगे बोथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब ये वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम बनते कैसे हैं? तो जब हमारा मॉलिक्यूल जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे इन आईआर रीजन में, ठीक है। जब मॉलिक्यूल आईआर रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होंगे वो चेंज लाते हैं बोथ रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अर्लियर हमने डिस्क्रीट रोटेशनल ओनली एंड एज वेल एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात किया था, लेकिन जब एक्चुअल में जब मॉलिक्यूल आईआर रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होते हैं वो बोथ रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ द मॉलिक्यूल में चेंजिंग लाते हैं, ठीक है। और ये जो चेंज है या ये जो चेंज इन द वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज जो आए हैं वो इनकी रोटेशनल बैंड की जो फाइन स्ट्रक्चर या फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम आते हैं उनमें नजर आते हैं। तो इसीलिए इनकी कॉम्बिनेशन वाले जो स्पेक्ट्रम को हम रोटेशनल वाइब्रेशनल या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। जब हम रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंज की बात करते हैं तो ये दोनों एनर्जी, ठीक है, बोथ दिस एनर्जीज और सो डिफरेंट, ये दोनों एनर्जी चेंज इन द वाइब्रेशनल एंड एज वेल एज इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के जो एनर्जी चेंज होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। या हम कह सकते हैं these two are quite independent, or we can say these two energies are quite independent। मीन्स ये दोनों एनर्जी वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं। इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। इसी इंडिपेंडेंस ऑफ दीज टू एनर्जीज इसको हम कहते हैं बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन। Means the independent existence of these two energies, both rotational as well as vibrational. These process generally we can say yeah, known as Born-Oppenheimer approximation. So the net energy change, अब
दोनों रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल एनर्जी क्वाइट इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है, इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है. सो द टोटल एनर्जी चेंज या नेट एनर्जी चेंज should be the algebraic sum of rotational as well as vibrational energy. So we can say that the total energy change, we have E total. This should be equal to the algebraic sum of rotational means E rotational plus E vibrational means the total energy change must be equal to the algebraic sum of the change in the rotational as well as vibrational energy levels. Okay? So this we will get this energy in unit of joules. If we change this into centimeter inverse, as usually we can write it as epsilon total is equal to epsilon rotational plus epsilon vibrational. Now this will become in the unit of centimeter inverse. तो अगर हम ड्रॉ करें ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बनते कैसे हैं. So within rotation vibrational energy levels we have so many number of rotational energy levels. तो अगर हम एक वाइब्रेशनल एनर्जी लगभग अगर हम एक वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक होंगे, इसको हम कंसिडर करते हैं v is equal to 0 and we have the another vibrational energy levels which is v is equal to 1. This is the higher energy level and this is the lower energy level. So within these rotational energy, vibrational energy levels, we have so many numbers of rotational energy levels and we can draw this like this. 0, 1, slowly इनके बीच में आपका एनर्जी लेवल्स का गैप भी क्या होगा, बढ़ते जाएंगे. तो इस तरह हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स बनेंगे. तो विद इन दिस वाइब्रेशनल वी हैव number of rotational energy levels which we can draw like this. तो इसको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is our rotational energy level. And similarly, in the higher vibrational energy levels, we have another number of रोटेशनल एनर्जी लेवल. तो ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये हमारा एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हुआ, ये दूसरा. एंड विद इन दीज टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स वी हैव नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. मीन्स जब मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल जब आईआर रीजन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो साइमल्टेनियसली इन दोनों में दोनों की एनर्जीज में चेंज होंगे, वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. तो ऐसे हम रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी को ड्रॉ कर सकते हैं. और बाय कन्वेंशन ये जो लोअर एनर्जी लेवल्स होते हैं इसको हम जे डबल डैश से डिनोट करते हैं और हायर एनर्जी लेवल्स को जे डैश से हम डिनोट करते हैं. ये आप इनको आप याद रखिएगा. ठीक है. नो ये हमारे पास आ गया. अब जो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स now will be equal to the algebraic sum of rotational energy levels and vibrational energy levels. And we know that हमें पता है both the value of rotational energy levels as well as vibrational energy level. And we know that हमने जो लास्ट वीडियोस में अबाउट रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला था रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए. ई रोटेशनल इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1. ठीक है. ये इक्वेशन आया था हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए डिस्क्रीट, जो कि हमने सिर्फ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की बात किया था. सिमिलरली जब हमने वाइब्रेशनल एनर्जीज की बात किया था वहां पे हमें एक इक्वेशन मिला था, ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू वी प्लस हाफ रोटेशन, दिस इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ओमेगा ई बार माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर omega e bar xe, and this xe is the enharmonicity constant. ये दो इक्वेशन हमें मिला था रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए. ठीक है. अब
अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ई टोटल में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस डेल्टा ई विल बिकम बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, रोटेशनल के लिए प्लस, वाइब्रेशनल के लिए हमारे पास वैल्यू है वी प्लस हाफ ओमेगा ई बार एंड दिस माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई बार एक्स ई। हमने क्या किया, जस्ट ई वाइब्रेशन रोटेशनल एंड ई वाइब्रेशनल की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट अप किया। ठीक है, इसको हम रखते हैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर वन। इन दोनों को हमने इक्वेशन वन में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारे पास आ गया ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इसको हमें एक एनालिटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जहां से हम ये जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम को निकाल सके या इसके लिए एक डेरिवेशन निकाल सकें, तो इसके लिए हमें सिलेक्शन रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी नो दैट द सिलेक्शन रूल इज, हमें पता है सिलेक्शन रूल वाइब्रेशनल के लिए क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। तो जब प्लस माइनस टू इन्वॉल्व होंगे तो हमारे यहाँ पे ओवरटोन्स नजर आएंगे। एंड फॉर वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम वी हैव दिस डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो ये हमारे पास सिलेक्शन रूल है। अब इस सिलेक्शन रूल्स को जब हम इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो यहां से हम एक एनालिटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं जहां से हम इस वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए एक नया हम एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। तो इसके लिए जब हम सिलेक्शन रूल्स अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल कहते हैं कि डेल्टा वी और डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। मीन्स हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी मीन्स change in the energy now will be equal to E final minus E initial, means higher energy level minus lower energy level। तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन रूल्स को हमने लिखा डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन, बट द जे फॉर रोटेशनल in spectrum we have selection rules delta j is equal to plus minus 1, change in the rotational quantum number must be plus minus 1. Therefore, change in the energy level delta E is equal to, if we consider both this J and the E value, we can write E J dash V is equal to 1. J dash means higher energy level and the value of vibrational energy level means this V इज इक्वल टू जीरो टू वी इज इक्वल टू वन। इन दोनों के लिए हम अगर सिलेक्शन रूल्स अप्लाई करते हैं तो हमारा सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल्स हमारा ये वाला ट्रांसैक्शन पॉसिबल है ई जे डैश से ई जे डबल डैश में वेयर वी इज इक्वल टू जीरो। मींस ट्रांसैक्शन सिर्फ हमारे यहाँ से यहाँ पॉसिबल है। तो चेंज इन एनर्जी मींस हायर एनर्जी लेवल minus lower energy level V1 minus V0। तो यहां पे हम सिर्फ कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग ओनली V is equal to 0 to V is equal to 1। V is equal to 0 से हमारे V is equal to फर्स्ट हायर एनर्जी लेवल्स में हमारा ट्रांसैक्शन होंगे। तो एनर्जी डिफरेंस वो बनेंगे डेल्टा ई। बोथ रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को हमने कंसीडर किया, इसीलिए हमारे पास एक यहाँ पे डी ई जे डैश आया। मीन्स जे डैश मीन्स फर्स्ट हायर एनर्जी लेवल्स एंड जे डबल डैश मीन्स ग्राउंड लेवल। आपका ट्रांसैक्शन जो होगा ई जे डैश वी इज इक्वल टू वन माइनस ई जे डबल डैश वी इज इक्वल टू जीरो। नाउ जो हमारे पास वैल्यू आया था ऊपर वाले इक्वेशन में उसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट अप करेंगे। नाउ डेल्टा ई विल बिकम, हमारे पास क्या है बी जे है, जे आप ये बनेंगे डैश बी जे डैश इन टू जे डैश प्लस वन। जे डैश मीन्स हायर एनर्जी लेवल प्लस
अब है v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन हमारे पास है v प्लस 1/2, इसको हम डिटेल्स में लिखते हैं ओमेगा ई बार माइनस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। ये वाला पोर्शन हमारे इस वाले पोर्शन के लिए हुआ माइनस, इसी तरह हमारे ई जे डबल डैश वी इज इक्वल टू 0, इस वाले पोर्शन के लिए हम बिल्कुल यही इक्वेशन लिखेंगे। नाउ दिस जे डैश विल बिकम जे डबल डैश प्लस 1। ठीक है, इसी इक्वेशन को हमने इन दोनों इक्वेशंस में पुट अप किया एंड दिस विल बिकम वी प्लस हाफ omega e bar, then we have minus, we have 1 v plus, and this is also v plus 1/2 square omega e bar x e ब्रैकेट में। ठीक, अब जो इक्वेशन हमारे पास ऊपर वाला इक्वेशन जो हमारे पास आया था, ये वाला इक्वेशन एनर्जी के लिए हमने इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया इसका वैल्यू। नाउ दिस इक्वेशन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे फर्स्ट हम v का वैल्यू पुट अप करेंगे इस वाले इक्वेशन को, इसको बिल्कुल इसी तरह रखो dj j डैश प्लस 1। नाउ अब इसमें क्योंकि ये फर्स्ट टर्म के लिए v है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 ओमेगा ई बार माइनस ये भी 1 है 1 प्लस 1/2 स्क्वायर ओमेगा ई बार एंड देन एक्स ई। ठीक है, यहाँ पे भी बार बिल्कुल इसी तरह इस वाले पार्ट में भी हम इसी वैल्यूज को पुट करेंगे, जे डबल डैश प्लस 1 प्लस v की जगह हम अब 0 होंगे इस साइड में, v का वैल्यू 1 से 0 है, ओमेगा ई बार माइनस 0 प्लस 1/2 स्क्वायर ओमेगा ई बार एक्स ई। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे and this will become bj dash into j dash plus 1 plus cross multiply 2 into 1 plus 1, this will become 3/2 omega e bar minus 2 1 2 plus 1, this will become and there is 2 1 2 plus 1 3 square means 9/4 omega e x e। दिस पार्ट विल बिकम दिस एंड बिल्कुल इस तरह इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। इसको कुछ नहीं करना है, पहले इसको रखो। दिस विल बिकम 0 प्लस 1/2 एंड दिस विल बिकम 1/2 ओमेगा ई बार। ठीक है, माइनस दिस इज 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 ओमेगा ई बार एक्स ई। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दिस विल बिकम बी जे डैश प्लस 1 प्लस 3/2 ओमेगा ई बार माइनस 9/4 ओमेगा ई बार एक्स ई। ब्रैकेट को ओपन करो, दिस विल बिकम बी जे डबल डैश जे डैश प्लस 1 and minus and plus minus, this will become 1/2 omega e bar minus minus plus 1/4 omega e bar x e। ये पूरा ब्रैकेट ओपन होते हैं। ठीक, अब इसमें से सिमिलर टर्म्स जो है इसको हम क्या करेंगे, एक साथ लाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पे 3/2 है एंड यहाँ पे ओमेगा ई बार माइनस 1/2 ओमेगा ई बार, इनको हम एक साइड लाते हैं तो ये बन जाएंगे आपका 3/2 माइनस 1/2 ओमेगा ई बार। ठीक, सिमिलरली उस तरह हमारे पास दूसरा टर्म जो कि कॉमन है 9/4 ओमेगा एक्स जी प्लस 1/4 ओमेगा बार एक्स, इसको जब हम लिखेंगे दिस विल बिकम माइनस 9/4 प्लस 1/4 ओमेगा ई बार एक्स ई। ठीक, जो बाकी दो टर्म्स है इनको बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे, बी जे डैश
J dash plus 1 minus bj double dash j double dash plus 1। ठीक, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 3 minus 1 2, 2 by 2 means 2 by 2 omega e bar। Similarly, minus then plus 1, this will become 8 by 4 omega e bar x e। इस वाले टर्म को बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं, बी जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे डबल डैश प्लस 1। ठीक है, नाउ फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं, 2 और 2 कैंसिल, दिस विल बिकम ओमेगा ई बार माइनस 4 1 4 2 8, दिस विल बिकम 2 ओमेगा ई बार एक्स ए। And this will become b j dash into j dash plus 1 minus b j double dash j double dash plus 1। ठीक, अब अगर इस वाले फर्स्ट टर्म में हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ओमेगा ई बार कॉमन निकालते हैं, दिस विल बिकम 1 माइनस 2 एक्स ई। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, b एंड b, इसको कॉमन निकालो b को, दिस विल बिकम, इसको मल्टीप्लाई करो, j डैश इनटू j डैश, दिस विल बिकम j डैश स्क्वायर प्लस j डैश माइनस b कॉमन निकल गया, j डबल डैश स्क्वायर प्लस j डबल डैश इनटू 1 j डबल डैश। ये हमारे पास अब ये टर्म आ गया। अब इस वाले पूरे टर्म के लिए हम और एक टर्म लिखेंगे, ओमेगा नॉट बार। दिस विल ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ई बार। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम इन दो टर्म्स के लिए ये वाले टर्म यूज करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर वाले टर्म्स है इसको हम एक जगह लाते हैं, जे डैश स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जे डबल डैश स्क्वायर। एक हमारे पास ये आ गया। दूसरा हमारे पास जो सिंगल डैश वाला है, जो हमारे पास जे डैश और जे डबल डैश, इसको हम अलग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आते हैं। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये वाला टर्म जो है, जे डैश स्क्वायर एंड जे डबल डैश स्क्वायर, दिस इस ये बराबर है हमारे पास बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, दिस विल बिकम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बिकम ओमेगा नॉट बार प्लस बी इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जे डैश माइनस जे डबल डैश इंटू जे डैश प्लस जे डबल डैश, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास दूसरा टर्म है जे डैश प्लस जे डबल डैश। ठीक, अब इसमें से अगर हम देखें तो ये वाले जो टर्म्स हैं वो हमारे पास एक कॉमन टर्म आ रहा है। ठीक है, इसको हम निकालेंगे कॉमन। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्योंकि ये माइनस और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएंगे। तो इस वाले टर्म को हम कॉमन निकालते हैं, ओमेगा बार प्लस बी जे डैश माइनस जे डबल डैश, इसको हम कॉमन निकालेंगे, अंदर हमारे पास रहेगा जे डैश प्लस जे डबल डैश प्लस 1। ये हमारे पास आता है एक और इक्वेशन, लेट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, इसको हमने कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 2, एंड नाउ वी कैन रेट delta E will become omega is equal to omega naught bar plus bj dash into minus bj dash minus j double dash into j dash plus j
डबल डैश प्लस वन। नाउ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, V इज इक्वल टू जीरो एंड V इज इक्वल टू वन, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे कि जो बोथ वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट क्वाइट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बी टर्म है, बी टर्म्स अगर हम दोनों लोअर एज वेल एज अपर एनर्जी लेवल में हम इसको कंसीडर करें आइडेंटिकल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स क्वाइट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। मींस अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी कंसीडर करें तो इसका बी पे जो कि वाइब्रेशन रोटेशनल कांस्टेंट है, इस पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होंगे। और इसी को हम कहते हैं बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन, जो कि यहाँ से हमें रिफ्लेक्ट करता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी में जो चेंज है उसका रोटेशनल एनर्जीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। तो यहाँ पे हमारे पास ये जे डैश ये जे डबल डैश है, सिलेक्शन रूल हमारे पास है। अब इसके लिए डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, मीन्स डेल्टा जे का वैल्यू या तो प्लस वन हो सकते हैं या डेल्टा जे का वैल्यू माइनस वन हो सकते हैं। तो क्योंकि बोथ सिलेक्शन रूल्स को हमें अप्लाई करना है, तो नाउ वी हैव टू केसेस, हमारे पास दो केसेस है। इसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट अप करेंगे। केस नंबर फर्स्ट है कि जब हमारे पास डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन होंगे, ठीक है, सिलेक्शन रूल्स दोनों को अप्लाई करना है। और अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा कि यहाँ पे बोथ रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल एनर्जीज है, वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट कर रहे हैं। अब डेल्टा जे प्लस वन का मतलब क्या है कि जो हायर एनर्जी लेवल्स माइनस यहाँ पे हमारे पास जे डैश माइनस जे डबल डैश है, means transaction from difference in transaction from higher energy to lower energy, this must be equal to plus वन। डेल्टा जे का मतलब यही है। अब अगर इसको हम और फर्दर रीअरेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जे डैश इज इक्वल टू जे डबल डैश प्लस वन। ये हमारे पास एक इक्वेशन आता है जिसको हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हमें मिला जे डैश इज इक्वल टू जे, इसको हमने इस साइड लिया इक्वल टू के जे डबल डैश प्लस वन। नाउ substitute this value in इक्वेशन नंबर टू। इस वाले इक्वेशन में हमें इस वैल्यू को पुट अप करना है। तो ये किसके बराबर होंगे, डेल ई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार, हमें कुछ नहीं करना है, बी को हमें कुछ नहीं करना है, जे डैश के जगह हमें लिखना है जे डबल डैश प्लस वन माइनस जे डबल डैश, ठीक है। और इस साइड में जे डैश के जगह हमें लिखना है जे डबल डैश प्लस वन प्लस जे डबल डैश प्लस वन। हमने क्या किया, जो जे डैश का वैल्यू है वो इस वाले इक्वेशन में जे डैश की जगह पुट अप किया। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा नॉट बार प्लस बी हमें बिल्कुल इसी तरह रहेंगे। अब यहाँ पे जे डबल डैश प्लस और जे डबल डैश माइनस यहाँ पे कट होंगे, ठीक है। इस वाले साइड में जे डबल डैश दो है तो ये दोनों सम अप होंगे और वन सम अप होंगे। तो दिस विल इक्वेशन बिकम बी इंटू प्लस वन, और यहाँ पे हमारे पास टू जे डबल डैश प्लस टू, ये हमारे पास एक और इक्वेशन आते हैं। तो अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेंगे ओमेगा नॉट बार बी इंटू प्लस वन, बी रहेंगे यहाँ पे टू जे डबल डैश प्लस टू है, टू कॉमन निकालेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेंगे टू बी जे डबल डैश प्लस वन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर कंसीडर करते हैं थर्ड, ठीक है। ये हमारे पास और एक इक्वेशन आता है डेल ई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार प्लस टू बी जे डबल डैश प्लस वन। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया जब हमारे पास केस था डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन। नाउ कंसीडर केस नंबर सेकंड।
केस सेकंड जिसमें हमारे पास है डेल्टा जे इज इक्वल टू -1। जब डेल्टा जे -1 होंगे तो जे डैश माइनस जे डबल डैश इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए -1 के। अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं और यहाँ से जे डबल डैश का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर होके हमारे पास चेंज होंगे जे डैश +1। ठीक है, ये माइनस था, ये इधर जाएंगे, ये माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे, दोनों माइनस कैंसिल, जे डैश इज इक्वल टू जे डैश प्लस जे डबल डैश इज इक्वल टू जे डैश +1 हमारे पास आते हैं। बिल्कुल इस तरह नाउ इस वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास, डेल ई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार प्लस बी इंटू जे डैश। ठीक है, माइनस जे डबल डैश था, माइनस जे डबल डैश होगा ये आपका जे डैश माइनस प्लस -1। और जो सेकंड टर्म हमारे पास है वो हमारे पास था, ये है हमारे पास जे डैश। जे डैश को हमें बिल्कुल इसी तरह लिखना है, कोई चेंज नहीं होगा, प्लस जे डबल डैश की जगह हमें जे डैश +1 ये हमारे पास ये वाला इक्वेशन आता है जब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस वाले इक्वेशन में अगर हम देखें तो एक जे डैश प्लस है, एक जे डैश माइनस है, यहाँ पे दो जे डैश प्लस है, ये दोनों सम अप हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगा वो ओमेगा नॉट बार प्लस बी, अब यहाँ पे -1 आएंगे और 2j डैश +2 ये इक्वेशन हमारे पास आते हैं। ओमेगा नॉट बार अब -1 प्लस बी, ये माइनस बी बनेंगे और यहाँ से 2 कॉमन आएंगे, 2b। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास j डैश +1 ये वाला इक्वेशन आता है हमारे पास जब कंडीशन है हमारे पास सिलेक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू -1। अब दो इक्वेशन हमारे पास आते हैं जब हम इस दो केस को स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 2। एक हमारे पास आता है ओमेगा नॉट बार प्लस 2b जे डबल डैश +1 और दूसरा आता है हमारे पास ओमेगा नॉट बार -2bj डैश +1। ठीक है, ये दो इक्वेशन। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो मेजर जो डिफरेंस आते हैं वो यहाँ पे प्लस है जब हमारे पास j इज इक्वल टू +1 आते हैं, और दूसरा जब हमारे पास j इज इक्वल टू -1 आते हैं तो यहाँ पे -2 भी है। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है j का वैल्यूज के साथ। नाउ अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हम इसको ऐसे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, दिस टू एक्सप्रेशन में conveniently be combined into, अगर इन दो इक्वेशंस को हम कंबाइन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल एप्सिलॉन जे वी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार, ठीक है, प्लस 2b, 2b के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन दो टर्म्स को हम लिखेंगे m से, हम क्या करेंगे डिनोट करेंगे 2bm एंड दिस विल in the unit of centimeter inverse and this m will equal to +-1 +-2 and +-3 and so on। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई या दो कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दिस डेल्टा ई जे वी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार प्लस 2b कॉमन है, m लिखेंगे। ठीक है, अब ये m क्या होगा, दिस इज इक्वल टू +-1 +-2 एंड सो ऑन।
ठीक है। अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगा +-1। जब हम +-2 +-3 और आगे जाएंगे तो हमारे पास ओवर बैंड्स भी नजर आएंगे स्पेक्ट्रा में। ठीक। अब यहाँ पे आपके पास जो एम है, एम, ठीक, एम हमारे पास रिप्लेस करता है, वेयर एम इज रिप्लेसिंग J double dash plus 1 in इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे J डबल डैश प्लस 1 को रिप्लेस करता है M, बिल्कुल उसी तरह J डैश प्लस 1 को रिप्लेस करता है इन इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे J डैश प्लस 1 की जगह M लिखा, यहाँ पे हमने J डबल डैश प्लस 1 की जगह M लिखा, इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे इनका वैल्यूज अलग है। हेज M का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। कहाँ पे है? इस वाले इक्वेशन नंबर 3 में पॉजिटिव वैल्यू फॉर डेल जे इज इक्वल टू +1। जब डेल जे का वैल्यू +1 है तो हमारे m का वैल्यू प्लस है, ठीक है, इंक्रीज होगा। एंड इस नेगेटिव, नेगेटिव कब है? इफ जे डेल जे इज इक्वल टू -1। जब हमने डेल जे का वैल्यू -1 कंसीडर किया तो इसका वैल्यू माइनस डिक्रीज होंगे, और जब प्लस हमने जे का वैल्यू लिया तो इसका वैल्यू प्लस में रहा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करने को कि जो m है, m कैन नॉट बी 0। m का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। क्यों? तो अगर m का वैल्यू 0 होगा, 0 कब होंगे? 0 तब होंगे जब इस j का, अगर इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपकी j डबल डैश इज इक्वल टू -1 होंगे तो ये -1 + 1 0 बनेंगे, ये वाले पूरे टर्म 0 बन जाएंगे। उसी तरह j डैश अगर यहाँ पे इज इक्वल टू -1 होंगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा 0 बन जाएंगे, क्योंकि -1 हमारे किसी भी ट्रांसैक्शन में या एनर्जी लेवल्स का वैल्यू नहीं होगा, तो इसीलिए m जो है कभी भी 0 नहीं होंगे। क्यों? सिंस दिस वुड इम्प्लाई values of j double dash and j dash to be -1, क्योंकि जब j डबल डैश और j डैश का वैल्यू माइनस होगा तभी m का वैल्यू क्या होंगे? 0 बन जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स में हमने जब देखा कभी भी -1 का वैल्यू नहीं आते हैं। और ये जो ओमेगा नॉट है, जो कि हमने ओमेगा नॉट को मेंशन किया, ये ओमेगा नॉट को हम यूजुअली कहते हैं, यूजुअली कॉल्ड द बैंड ओरिजिन। इसको हम बैंड ओरिजिन भी कहते हैं, क्योंकि यहां से हमारा बैंड स्टार्ट होता है, और बैंड सेंटर, इस वाले ओमेगा नॉट वैल्यू जो हमने लिखा उसको हम बैंड ओरिजिन भी कह सकते हैं या बैंड सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम का जो इनिशियल वैल्यू स्टार्ट होते हैं। और ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, जो कि डेल्टा ई जे वी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार प्लस 2bm, दिस इक्वेशन नंबर 5 आपको रिप्रेजेंट करते हैं द कंबाइंड इक्वेशन फॉर कंबाइंड वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रम। यहां से आपकी वाइब्रेशन और कंबाइंड वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इक्वेशन वी कैन से इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द कंबाइंड वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब
यहाँ से रोटेशनल स्पेक्ट्रम बनेंगे कैसे, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ किए, जहाँ पे हमारे पास अगर दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, दूसरा हमारे पास ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास V इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज V इज इक्वल टू 0, ठीक है। ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट है, और हमें पता है वाइब्रेशन एनर्जी के अंदर ही हमारे पास बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक। बिल्कुल सिमिलरली आपके हायर वाइब्रेशनल स्टेट्स में भी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे, तो ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने लिखा जे डैश हायर एनर्जी एंड इसको बाय कन्वेंशन डबल डैश, एंड दिस विल बिकम रोटेशनल एनर्जी 0 1 2 3 4 5। हायर एनर्जीज में भी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ सेंटर में कहीं आपका एग्जिस्ट करेगा ओमेगा नॉट बार, जिसको हमने कहा कि इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, हायर फ्रीक्वेंसी की ओर जब ये हायर एनर्जी की साइड जाएंगे, जहां पे वैल्यू आपका डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 होते हैं, और ओमेगा से लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर जब आते हैं तो यहाँ पे डेल्टा जे का वैल्यू -1 हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ से, ये इसी से हमें वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रम भी आएंगे, ठीक। तो जब ओमेगा से हायर फ्रीक्वेंसी की ओर जाते हैं, कब होंगे हायर फ्रीक्वेंसी, और जब इससे -1 की ओर जाते हैं या हम लो फ्रीक्वेंसी की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मेनली आर ब्रांचेस नजर आते हैं, ठीक। और यहाँ पे जब लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर जाते हैं, इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम में पी ब्रांचेस। हायर फ्रीक्वेंसी पे जो पाए जाते हैं उनको हम आर ब्रांचेस कहते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी के साइड में जो पाए जाते हैं बैंड, उनको हम पी ब्रांचेस भी कहते हैं। और पी ब्रांचेस कब होंगे, जब जे इज इक्वल टू -1 होंगे। आर ब्रांचेस कब होंगे, जब जे इज इक्वल टू +1 होंगे, ठीक है। तो ये ब्रांचेस अब बनते कैसे हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस अब बनेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वैल्यू है डेल्टा जे इज इक्वल टू +1, तो डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 कब होंगे, इसके लिए हमें पता है कि जो कब आना चाहिए, जे डैश माइनस जे डबल डैश इज इक्वल टू 1, यही होना चाहिए। ये कब होंगे, अगर आपका ट्रांसैक्शन होंगे, फॉर एग्जांपल 0 से, ये आपका 0 लेवल है, यहां से जब ट्रांसैक्शन होंगे हायर एनर्जी V इज इक्वल टू 1, तभी आपका वैल्यू होगा +1 के बराबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जे डैश का वैल्यू है 1, जे डबल डैश का वैल्यू है 0, तो 1 - 0 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसैक्शन पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका ये कब बना, जब जे डबल डैश इज इक्वल टू 0 है, ठीक। बिल्कुल उसी तरह आपका यहाँ से ट्रांसैक्शन पॉसिबल है, 1 से डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 एक चेंज होंगे, 1 से 2 में जा सकते हैं इस तरह। जब 1 से 2 में जाएंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये भी पॉसिबल है जब डेल्टा जे इज इक्वल टू डबल जे इज इक्वल टू 1 होंगे, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह ट्रांसैक्शन हो सकते हैं लोअर एनर्जी में, 2 से आपका हायर एनर्जी वाले 3 में जा सकते हैं, जब 3 - 2 ये आपका 1 है, ये भी पॉसिबल है जब डेल्टा डबल जे इज इक्वल टू क्या होंगे, 2 होंगे। तो इस तरह ये वाले सारे ट्रांसैक्शंस पॉसिबल हैं
जब आपका ये वाला ट्रांसेक्शन यहाँ से जे डबल डैश इज इक्वल टू 2 से जे डैश इज इक्वल टू 3 में ये ट्रांसेक्शन होंगे। मीन्स यहाँ पे चेंज इन द रोटेशनल क्वांटम नंबर डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 हो रहा है। अब ये कब होगा? जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, इसको हम रिविजिट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार प्लस 2b जे डबल डैश +1। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका जे डबल डैश है किसके बराबर है? 0 के बराबर है, जो पहला ट्रांसेक्शन। तो ये इक्वेशन आपको बनेंगे जे डबल डैश 0 है +1, ये 0 +1 1 बनेंगे, तो ये इक्वेशन ओमेगा नॉट बार +2b when j डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब यही j डबल डैश इज इक्वल टू अगर 1 बनते हैं तो दिस इक्वेशन विल बिकम ओमेगा बार 1 + 1 2 2 into 2 4, दिस विल बिकम 4b। ठीक। इसी तरह जे डबल डैश अगर ये 2 होते हैं तो ये इक्वेशन आपको ओमेगा नॉट बनेंगे, तो ये 2 + 1 3, दिस विल बिकम 6b। और अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो यहाँ पे हर एक ट्रांसेक्शन में क्या है? 2b का गेप है, यहाँ से इसके बीच में 2b। अगर आप फर्दर J3 आप पुट अप करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपका बनेंगे 3 + 1 4 4 2 8 8b। तो इन दोनों के बीच में भी गेप कितना है? 2b का। तो स्पेक्ट्रा में जो लाइन आते हैं वो उन लाइन के बीच का जो गेप होगा वो 2b का होगा। ठीक है। जब j इज इक्वल टू 1 होंगे +1 होंगे, मीन्स हायर फ्रिक्वेंसी की ओर आएंगे। हायर फ्रिक्वेंसी पे हमें r ब्रांचेस मिलते हैं। अब यही ट्रांसेक्शन अगर लोअर फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास j का वैल्यू होगा डेल्टा j इज इक्वल टू -1। -1 कब होंगे? जब आपका वैल्यू j डैश माइनस j डबल डैश इज इक्वल टू -1। -1 कब होंगे? जब j डैश का वैल्यू होगा j डबल डैश से कम। तो ट्रांसेक्शन कहाँ से होंगे? ट्रांसेक्शन होंगे आपका यहाँ पे 1 से 0 में। ठीक है। 1 से 0 में। अब यहाँ पे जे डैश का वैल्यू 0 है, जे डबल डैश का 1 है, तो ये -1 के बराबर होंगे। ठीक है। उसी तरह यहाँ से आपका 1 के बाद 2 से ट्रांसैक्शंस हो सकते हैं, यहाँ से 2 से ट्रांसैक्शन हो सकता है 1 में। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से 3 से ट्रांसैक्शन हो सकता है हायर एनर्जी लेवल्स 2 में। ठीक है। तभी यहाँ पे -1 होंगे। ठीक। बिल्कुल सिमिलरली अगर इस तरह हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को कैलकुलेट करें, जहाँ पे ये कहते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार -2b जे डैश +1। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास, अगर आपके पास j का वैल्यू 0 होगा तो डेल्टा ई विल बिकम ओमेगा नॉट बार -0 + 1 1 2b। ठीक। उसी तरह अगर आपका जे डैश का वैल्यू 1 होंगे डेल्टा ई विल बिकम ओमेगा नॉट बार -1 + 1 2 2 4b। अगर आपका जे डैश का वैल्यू 3 होंगे 2 होंगे तो दिस विल बिकम ओमेगा नॉट बार 2 + 1 3 3 2 6 -6b। इसी तरह अगर जे डैश का वैल्यू आपका 3 होगा डेल्टा ई विल बिकम ओमेगा नॉट बार 3 + 1 4 4 2 8 -8b। तो यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्पेसिंग है वो आपका 2b का है डिफरेंस। यहाँ पे भी 2b का, यहाँ पे भी 2b का। तो बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन की वजह से ये लोअर फ्रिक्वेंसी की ओर जा रहा है, यहाँ प्लस की वजह से हायर फ्रिक्वेंसी की ओर जा रहा है। तो स्पेक्ट्रम जो आपका बनेगा वो ऐसा कुछ बनेंगे। यहाँ पे आपका ये बेस लाइन है। ठीक है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको पता है सेंटर में आपका ओमेगा नॉट का वैल्यू है, ओमेगा नॉट का वैल्यू है। फिर जो राइट साइड में आपका स्पेक्ट्रम जाता है इनको हम यूजुअली आर ब्रांचेस कहते हैं। आर में R0, देन R1, R2,
R3 R4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बैंड जो आएगा ऐसा कुछ आएंगे, ये R0 R1, इससे थोड़ा बीच वाला सबसे हाई इंटेंसिटी के, फिर लोअर इंटेंसिटी के, फिर लो इंटेंसिटी। तो इस वाले राइट साइड में हायर फ्रिक्वेंसी की ओर जाते हैं, उनको हम आर ब्रांचेस कहते हैं, जिसमें डेल्टा जे का वैल्यू है +1। बिल्कुल सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी उसी तरह जाएगा, इस तरह P1, देन आपका P2, देन आपका P3, देन आपका P4, एंड देन इसको हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं, P5 ब्रांच, ठीक है। तो ओमेगा से लोअर फ्रिक्वेंसी की ओर जाते हैं, इनको हम कहते हैं P ब्रांच। यहाँ पे डेल्टा जे का वैल्यू आपके पास -1। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में हमने ओमेगा से जब राइट साइड या आर ब्रांचेस की ओर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ R0 R1, लेकिन जब हम लेफ्ट साइड या पी ब्रांचेस की ओर चले गए तो यहाँ पे P1 से स्टार्ट हुआ। तो ये क्यों डिफरेंस क्यों है? तो जब हम ट्रांसेक्शन को यहाँ पे हम देखेंगे, तो जब हम हायर फ्रिक्वेंसी की ओर जाते हैं, डेल्टा 1 जे इज इक्वल टू +1 की ओर जाते हैं, तो हमारा पहला जो ट्रांसेक्शन है वो ग्राउंड स्टेट जे इज इक्वल टू 0 से पॉसिबल है जे इज इक्वल टू 1 में। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड की ओर लोअर फ्रिक्वेंसी की ओर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे पहला जो ट्रांसेक्शन है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है 0 में, 0 से हमारा कोई ट्रांसेक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए पी ब्रांचेस जो है वो यूजुअली 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि और आर ब्रांचेस 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 0 से ट्रांसेक्शन पॉसिबल है, 0 एनर्जी लेवल से। यहाँ पे पी ब्रांचेस हमारे पास सिर्फ 1 से ही ट्रांसेक्शन पॉसिबल है। तो पी ब्रांचेस और आर ब्रांचेस, अगर आप फर्दर हायर एनर्जीज में जाएंगे तो बाय कन्वेंशन आपको ये याद रखना है, बाय कन्वेंशन हमारे पास अगर हम -2 से देखें, -2 -1 0 +1 +2 तक, तो हम ऐसे इसको नाम देते हैं। -2 को ओ ब्रांचेस कहते हैं, -1 को पी ब्रांचेस, 0 को हम क्यू ब्रांचेस, देन +1 को आर ब्रांचेस, +2 को एस ब्रांचेस। यहीं से हमारा, क्योंकि ये डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 है तो ये आर ब्रांचेस हुआ, ये डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 है, इसीलिए इसको हम पी ब्रांचेस बी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ऐसे आपको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम आपको नजर आएंगे, ठीक। तो ये था रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में। अब क्योंकि हमने देखा था कि जब हम हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं तो हमारे वहां पे एक्चुअल मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन भी आते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में हम सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन को भी कंक्लूड करते हैं, इफ वी कैन इंक्लूड सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, जिससे हम डी से डिनोट करते हैं, देन इक्वेशन 5 को हम लिख सकते हैं, डेल ई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार हमारे पास है +2 BM है, इसके साथ साथ हमारे पास 4 DM³ सेंटीमीटर इनवर्स, वेयर m इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ऐसे जा सकते हैं। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन को इंक्लूड करते हैं तो वाइब्रो रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए हमारे पास इक्वेशन आता है ये वाला, डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बार +2 BM -4 DM³। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब हमने देखा था कि अर्लियर स्टडीज में कि जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन का वैल्यूज है वो बहुत कम आते हैं, सिंस डी इज निग्लेजेबल, ठीक है। हमने देखा था कि जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन का वैल्यू है वो
बहुत लेस आता है, अराउंड 0.01 के अराउंड आते हैं, जब बी का वैल्यू अराउंड 10 सेंटीमीटर इनवर्स और लेस आते हैं, तो इसको हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते हैं. D is very negligible, so we can neglect this value. इसको हम यूजुअली नेग्लेक्ट कर सकते हैं D की वैल्यू को. हाउएवर हमारे पास दूसरा जो इम्पोर्टेंट कांस्टेंट है जो कि XE है, जिसे हम इनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू का इफेक्ट आपको बहुत जो पोजीशन ऑफ द बैंड पे भी आपका इनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट का वैल्यू इफेक्ट कर सकते हैं. अब ये इनहार्मोनिसिटी वैल्यू कहाँ पे आते हैं? ये हमारा जो ओमेगा बार हमने इक्वेशन में लिया है, ये बराबर है हमारे पास ओमेगा ई बार इंटू 1-2 XE. एक जगह पे हमने इस इक्वेशन को यूज किया था, ओमेगा ई बार 1-2 XE जगह हमने ओमेगा नॉट लिया था. तो यहाँ पे XE जो है, ठीक है, वी कैन नॉट निग्लेक्ट XE वैल्यू. इस वैल्यू को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इफेक्ट करता है आपकी बोथ, दिस वैल्यू इफेक्ट्स नॉट ओनली द पोजीशन ऑफ द बैंड ओरिजिन. ये ना कि सिर्फ आपकी बैंड कहाँ पे ओरिजिन होता है उस पे इफेक्ट करते हैं, बट अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं बाय एक्सटेंडिंग द सिलेक्शन रूल को अगर हम +-1 से एक्सटेंड करते हैं, +-2 +-3, तो सिलेक्शन रूल्स को एक्सटेंड करने पर, फॉर एग्जांपल टू इंक्लूड delta V is equal to +-2 and so on, +-3 dash etc. It allows the appearance of ओवरटोन बैंड. ठीक है, इसकी वजह से आपका ओवरटोन भी नजर आते हैं, having identical रोटेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल ओवरटोन बैंड. जब आप सिलेक्शन रूल को एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड +-1 +-2 +-3 को इंक्लूड करते हैं, तो इसमें आपका ओवरटोन बैंड भी नजर आते हैं. इसीलिए हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और हमारे पास जो फर्स्ट ओवरटोन का जो वैल्यू आया था वो हमारे पास था ऐसा कुछ 2 ω(E)1 - 3 XE सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट ओवरटोन का वैल्यू है. तो यहाँ पे XE जो है इसका इफेक्ट बोथ पोजीशन ऑफ द band origin as well as the appearance of new overtone bands in the rotational या vibrational spectrum में नजर आते हैं. इसीलिए इस वैल्यू को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. however डिस्टॉर्शन कांस्टेंट D का जो वैल्यू है वो बहुत कम आते हैं, इसीलिए हम इसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर, और वी कैन से वाइब्रो रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, तो विद दिस ये हमारे यहाँ पे वाइब्रो रोटेशनल स्पेक्ट्रम खत्म होते हैं. थैंक यू वेरी मच.